हेलो 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 हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे एकदम बेहतरीन हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है तो भैया एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। मुकुल शर्मा जी हैं, सचिन गुर्जर, अमर सिंह, प्रतीक, कमल कुमार, मनीष, चंदन यादव, वरुण कुमार। बहुत शानदार। सर जी आप मेरा कमेंट कभी नहीं पढ़ते हैं, प्रतीक कह रहे हैं। माफ़ करना बच्चे, जिस किसी कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ वो माफ़ कर देना, है ना। क्योंकि बच्चे कभी कभी नज़र जाती है, ऐसा दिख गया सामने तो कुछ दिख गया, लगातार कमेंट पढ़ेंगे तो क्लास नहीं करवा पाएंगे। तो उसको कभी भी आप ऐसा मेंशन ना करें जी मेरी कमेंट नहीं पढ़ते हैं। कभी ना कभी आपकी कमेंट भी दिख ही जाएगी, है ना। चलो, तो इतिहास में हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में भैया। हम बढ़ चुके थे सल्तनत काल के आखिरी वंश पर। ये कौन है आपका? लोधी वंश। और लोधी वंश क्या है? लोधी वंश हम लोग दिल्ली डायनेस्टी को पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। क्या है ये? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है। ठीक है। मैंने बताया था ना आपको, गुखीतु शेलम, GKTSL। तो हम एल पर पहुंच चुके हैं। ठीक है भैया जी। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लोधी वंश का शासनकाल भारत पर कितने वर्ष रहा। तो क्या बोलोगे? सैयद वंश के बाद में सैयद वंश के बाद में 1451 से लेकर के 1526 तक आपका रहा। इसको मैंने नाम दिया दिल्ली की गद्दी पर अफगान वंश है। ये अफगान वंश कैसे कैसे अफगान वंश हम इसको कह रहे हैं। तो जरा बैकफुट पर चलेंगे भैया, पुराने पास्ट में चलेंगे, बलबन के टाइम पर। मैंने बोला था बलबन ने मेवातियों का दमन करने के लिए जो लोह एवं रक्त नीति अपनाई थी। लिखना मत, बस समझना। बलबन ने मेवाती का अंत करने के लिए, मेवातियों का खिलाफ जो लुटेरे थे दिल्ली के पास में, याद है, लोह एवं रक्त नीति अपनाई उसने। तो बलबन ने सोचा कि भाई इन लोगों से मैं कैसे निपटूं, इन लोगों से कैसे निपटूं मैं, मेवातियों से। तो उसने देखा कि भाई अफगान लोग हैं, गरीब लोग हैं अफगान, तो इनको भर्ती करते हैं। अफगान बहादुर थे, नो डाउट। तो बोला कि गरीबी के शिकार हैं तो अफगानों को भर्ती करो। तो कितने भर्ती बलबन ने करे थे? 3,000 अफगान भर्ती करे थे मेवातियों को खत्म करने के लिए, लुटेरों को खत्म करने के लिए। कितने भर्ती करे थे? 3,000 अफगान भर्ती किए थे इसने। चलो भाई, 3,000 अफगान जो इसने भर्ती किए थे, इनका जो लीडर था, जो नेतृत्व कर रहा था, उसका नाम था आपका मलिक बहराम खां। कौन था? मलिक बहराम खां इनका नेतृत्व करता था, लीडर था इनका मलिक बहराम खां। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, बलबन ने अफगानों को क्यों नियुक्त किया? क्योंकि वो बहादुर लोग थे और गरीब लोग थे। तो बलबन मदद भी करना चाहता था एक तरीके से अफगानों की। तो उसने 3,000 लड़ाकों को भर्ती कर लिया कि भाई आपको क्या काम करना है, ये मेवाती मिटा फेंकने हैं। मेवातियों को क्यों मिटाना चाहता था? क्योंकि बलबन चाहता था कि उसके साम्राज्य में कोई लूटपाट लुटेरा ना रहे। तो लुटेरों को खत्म करने के लिए, मेवातियों के अंत के लिए। तो कौन व्यक्ति था जो इनका लीडर था 3,000 अफगानों का? इसका नाम है मलिक बहराम खां। और मलिक बहराम खां का ही पुत्र था मलिक काला। इसका पुत्र कौन है? मलिक काला। और इस मलिक काला का ही पुत्र था बल्लू। कौन था? बल्लू। बल्लू। आज बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। संजय दत्त वाला बल्लू मत समझ लेना, बल्लू मतलब बहलोल लोधी है। कौन है ये? बहलोल लोधी। तो अफगान किस तरह आए? और यही बहलोल लोधी है जो मुल्तान का गवर्नर रहा। ये बहलोल लोधी कौन है? ये बहलोल लोधी था मुल्तान का गवर्नर। कहाँ का गवर्नर था? मुल्तान का गवर्नर बन गया था ये बाद में। और मुल्तान का गवर्नर इसको किसने नियुक्त किया था? तो सैयद वंश के जो संस्थापक थे खिज्र खां, इन्होंने नियुक्त किया था। किसने? खिज्र खां ने नियुक्त किया था। ये तो जर्नल डिस्क्रिप्शन हुआ, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि ये अफगान वंश हम इसको क्यों कहते हैं। तो बलबन के समय पर इन अफगानों की जो एंट्री है वो भारत में हुई। इन लोगों ने नेतृत्व किया मेवातियों को मिटाने में। उन्हीं का एक पुत्र हुआ मलिक बहराम खां का। कौन? मलिक काला। कौन हुआ? मलिक काला। और एक और था, क्या बोलेंगे इसका, एक और था जो इसके चाचा बोलते हैं इसको हम, सुल्तान खां। दो पुत्र थे दरअसल में इसके भैया। इसके कितने बेटे थे? दो बेटे थे मलिक बहराम खां के। एक तो मलिक काला और एक सुल्तान खां। तो ये बहलोल लोदी के पिता कौन है? मलिक काला। वापस चलते हैं अपनी बात पर। तो समझ चुके हैं, थम्स अप करके बताएंगे एक बार कि अफगानों की एंट्री भारत पे कैसे हुई है। वापस आ जाओ भाई।
मैंने बोला दिल्ली की गद्दी पर प्रथम अफगान वंश किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, और इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक था बहलोल लोदी। तो मैं बहलोल लोदी के बारे में दरअसल मैं आपको बता रहा था कि बहलोल लोदी कहां से आया। बहलोल लोदी, तो बहलोल लोदी का जब जन्म हुआ था तो इसके पिता है ना जो मलिक काला, ये एक्सपायर हो गए थे, और इसकी परवरिश बहलोल लोदी की किसने की थी? इसके चाचा सुल्तान खां ने की थी। और इतनी बढ़िया कहते हैं कि ये सुल्तान खां इससे बहलोल लोदी से इतना इतना प्यार करता था कि इसने अपने बेटों को राजा ना बना करके दिल्ली की गद्दी पर सबसे ज्यादा मदद की थी बिठाने में, किसको? बहलोल लोदी को। ओके, चलो आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। तो क्या बात मैं बोली आपसे, इसका फाउंडर आपको पता होना चाहिए, वर्ष पता होना चाहिए, कब से कब तक है, और दिल्ली की गद्दी पर प्रथम पहला अफगान वंश है ये। बहलोल लोदी के बारे में बात करते हैं तो बहलोल लोदी को कहा जाता है द्वितीय सिजेरियन। द्वितीय सिजेरियन किसको कहा जाता है? द्वितीय सिजेरियन सुल्तान इतिहास में किसको कहा गया है? द्वितीय सिजेरियन सुल्तान। तो फिर बात आएगी आपके दिमाग में कि प्रथम सिजेरियन सुल्तान भी हमको पता होनी चाहिए जी। प्रथम सिजेरियन सुल्तान कहा जाता है बिंदुसार को। और इस सिजेरियन सुल्तान का क्या अर्थ है? सिजेरियन सुल्तान से मतलब होता है कि ऐसा बच्चा जो ऑपरेशन के द्वारा पैदा हुआ हो। पहले क्या था, पहले जन्म साधारण तरीके से हो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ऑपरेशन से पैदा हुआ पहले सुल्तान का वर्णन हमको मिलता है किसका? बिंदुसार का। और दूसरा सिजेरियन सुल्तान किसको कहते हैं हम? वो बोलते हैं हम बहलोल लोदी को। किसको बोलेंगे? बहलोल लोदी को बोलते हैं। ठीक है, अब बहलोल लोदी की बात करते हैं। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1451 से लेकर के 1489। कितने वर्ष बैठ गया भैया गद्दी पर? 38 वर्षों के लिए। तो 38 वर्ष दिल्ली सल्तनत पर कोई शासक बैठा ही नहीं। देखो मुगल काल में औरंगजेब 49 वर्ष आएगा, अकबर भी 49 वर्ष आएगा, ये बातें अलग हैं। ठीक है, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा काल किसका है? तो कितने वर्षों का है? तो याद रख लेना, दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका है? दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल, सबसे लंबा शासनकाल किसका था? क्या बोलोगे भैया जी? बहुत आसान सी बात होगी। 38 वर्षों का ये किसका है? बहलोल लोदी, बल्लू का है। 38 वर्ष तक इसने शासन किया, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आते हैं आगे। मैंने आपको बताया सबसे बड़ी समस्या क्या थी। मैंने आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी। तो वहां मैंने आपको एक लाइन, एक स्टेटमेंट बोला था, इसने जौनपुर की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। वही जौनपुर जो दिल्ली के लिए घातक साबित हुआ। कैसे, उस बात का अर्थ अब आप समझ पाएंगे। तो यहां दिल्ली थी, दिल्ली में इन्होंने अपना भैया राजधानी हुआ करती थी दिल्ली। ठीक है, इधर उत्तर प्रदेश में था जौनपुर, यहां क्या था? जौनपुर। ठीक है, और जब जौनपुर को किसने स्थापित किया था? जौनपुर एफएसटी ने बसाया था, इस बात में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एफएसटी के बाद में क्या हुआ कि यहां जो शासक था, जौनपुर में जो शासक था, इसका नाम था, दरअसल में नाम तो इसका है ख्वाजा जहान। क्या नाम था? ख्वाजा जहान था। और ये ख्वाजा जहान ने खुद को स्वतंत्र कर लिया था। ख्वाजा जहान ने क्या कर लिया था? खुद को अब क्या कर लिया था? स्वतंत्र कर लिया था। और जौनपुर पर सरकी वंश का संस्थापक है। सरकी वंश अगर आपसे पूछे किसके समकालीन था, तो सरकी वंश की स्थापना की थी किसने? ख्वाजा जहान ने। एफएसटी ने जो जौनपुर बसाया था इसी पर सरकी वंश की स्थापना। ठीक है, तो सरकी वंश को ये लोग चलाने लगे। और ये जो एफएसटी का पुत्र था, ये ऐसे ही नहीं इसने स्थापना कर ली। जो फिरोज शाह तुगलक था, इसी के बेटे ने इसको, ख्वाजा जहान को कहा था पूर्व का स्वामी। ख्वाजा जहान को क्या बोला था इसने? पूर्व का स्वामी इसने कहा था। पूर्व के स्वामी से मतलब है मलिक उन सर्क। क्या बोलोगे? मलिक उस सर्क की उपाधि किसको दी गई थी? मलिक उस सर्क किसको कहा जाता है? किसने कहा था? एफएसटी के पुत्र ने ही कहा था। यानी कि एक तरफ से इसको सपोर्ट है किससे? फिरोज शाह तुगलक के बेटे की तरफ से। और जब भैया आप एक बात समझो, इस जौनपुर से जो दिल्ली की गद्दी पर है,
अब जौनपुर इनके कंट्रोल में रहा नहीं, जौनपुर से इनका कंट्रोल खत्म हो गया। तो इधर कौन से क्षेत्र थे? बिहार और उड़ीसा। बिहार, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। तो इन क्षेत्रों से जो रास्ता होकर के जाता था वो जौनपुर से जाता था। तो क्या हो गया? जौनपुर से कनेक्शन खत्म होने का मतलब है कि इधर आपका बंगाल और बिहार पर आधिपत्य नहीं रह पाएगा, इसीलिए जौनपुर को कंट्रोल करना जरूरी था। लेकिन दरअसल में होगा क्या, ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात याद रखनी नहीं है कि ये जो ख्वाजा जहां था ना, इसी के बाद में ख्वाजा जहां तो हो गया, ये आपका कहां? तुगलक वंश में। ये तो संबंध रखता था तुगलक वंश से, ठीक है। तुगलक हुए, तुगलक के बाद में फिर सैयद हुए, तो ये ख्वाजा जहां, इसके बेटे चलते रहे। लेकिन इसके बाद में यह इंपॉर्टेंट है कि ये लोग शासन करते रहे यहां जौनपुर पर, इनका जौनपुर पर सरकियों का कंट्रोल रहा। लेकिन एक व्यक्ति आया, हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी, तो यहां हमें याद रखना है, हुसैन शाह सरकी को बहलोल लोदी ने हराया था। किसने हराया था? बहलोल लोदी ने हराया। समझ रहे हो? जो आपका तुगलक वंश के समय से फिरोज शाह तुगलक के बाद में जौनपुर का कंट्रोल किसके पास चला गया था? जौनपुर का कंट्रोल चला गया था आपका, ऐसे समझो जैसे वो थे ना आपका गुड्डू भैया और मुन्ना भैया और कालीन भैया, तो ऐसे समझो जौनपुर का कंट्रोल किसके पास चला गया था? ये चला गया था जौनपुर का कंट्रोल आपका सरकी वंश के पास में। इनके पास ही रहा, इनकी संतानें चलती रहीं। लेकिन पहला शासक दिल्ली की गद्दी पर कौन हुआ जिसने जौनपुर का कंट्रोल छीन लिया और दिल्ली की तरफ नहीं किया? दिल्ली अब भी नहीं करेगा एक, तो क्या करेंगे? इसने हुसैन शाह सरकी को बहलोल लोदी ने हराया। और वहां अब आएगी जड़ की बात, और वहां अपने बड़े बेटे बारबक शाह को नियुक्त कर दिया। अब भी दिल्ली के अधीन नहीं किया, बारबक शाह को नियुक्त कर दिया। बारबक शाह को नियुक्त किया, बोला अब यहां बारबक शाह बैठेगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अधीन करके बोलता कि दिल्ली से ही कंट्रोल चलेगा। और यही बारबक शाह कौन है? इसका बड़ा बेटा। और इसका जब छोटा बेटा आएगा बहलोल लोदी का, दोनों के बीच में संघर्ष होगा। इसीलिए कहते हैं कि ये जौनपुर दिल्ली के लिए संकट बन गया था भविष्य में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गुड्डू पंडित, बबलू पंडित, प्रांजल मौर्य, नमस्कार नमस्कार। रतिशंकर चाचा भी हैं गुरुजी। ठीक है, देखो बच्चा, फिर से समझो मेरी बात को। मैंने क्या बोला? मैंने बोला इधर दिल्ली में बहलोल लोदी संस्थापक था, ओके। और यहां क्या था? जौनपुर किसने बसाया था? अगर आपने पिछली क्लास की है, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के बाद में इन्होंने सरकी लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। कौन व्यक्ति था? ख्वाजा जहान। तो आपसे पूछे जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना किसने की? ख्वाजा जहान ने की। इसके वंशज राज करते रहे, जौनपुर पर अपना आधिपत्य करते रहे। जो क्योंकि यहां बीच में क्या था, दिल्ली पर आपने देखा होगा फिरोज शाह तुगलक के बाद में कमजोर शासक आए, सैयद वंश कमजोर सा आया, तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है जौनपुर में जैसा चल रहा चलने दो। उनको अपनी जान बचानी फालतू भारी पड़ रही थी, जौनपुर का कंट्रोल का खाक लेते। लेकिन एक शासक हुआ बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने बोला भैया जौनपुर का कंट्रोल मुझे चाहिए। तो उसने उस समय जौनपुर में था कौन? हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी को हराया बहलोल लोदी ने और अपने बड़े बेटे को वहां का कंट्रोल दे दिया। ओके, मुन्ना भैया को भेज दिया, ऐसा समझ लो। मुन्ना भैया जाओ, चलो आगे आ जाओ। तो ये बात मैंने बताई कि किस तरह इसने जौनपुर को विजित किया। जौनपुर के लिए बड़ी बड़ी विजय इसकी मानी जाती है भैया। इस बात को कभी भी आप लोगों को भूलना नहीं है। किसको हराया था इसने? हुसैन शाह सरकी को हराया था। चलो अगली बात पर आओ। 2 बार राज्याभिषेक हुआ था इसका। देखो ये इतिहास में बड़ा क्वेश्चन आता है 2 बार राज्याभिषेक का। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ 2 बार राज्याभिषेक कितने शासकों के हुए थे? आपको कितने के याद है? 2 बार राज्याभिषेक हुआ इसका, बोलो किस किस शासक का? मैंने आपसे बोल दिया किस किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 6 शासक हैं ऐसे जिनके 2 बार राज्याभिषेक भारतीय इतिहास में हुए हैं। बोलो फटाफट से, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सर जी क्या आपकी आज हिंदी की क्लास नहीं होगी? भैया हिंदी की क्लास नहीं होगी, हिंदी की क्लास आज नहीं होगी।
आज मुझे जाना पड़ेगा। जाना कैसे पड़ेगा? गाड़ी में, मेरी गाड़ी में लग गई है आग वायरिंग में अंदर, ठीक है। और जो वायरिंग में आग लगी है वो मुझे आज ही ठीक करवानी है। किसी और को क्यों नहीं दे सकता उस बात को कि जी आप भेज सकते हो किसी और को? किसी और का मुझे भरोसा नहीं है कि ठीक काम करवाएगा नहीं करवाएगा, क्योंकि जिस गाड़ी में चलना वो अपनी जिंदगी के लिए जरूरी चीज़ है। पता चली किसी दिन गाड़ी चल रही है और भटाका बोल जाए एकदम से, तो गड़बड़ हो जाए। इसीलिए वो शाम को मुझे सारा काम करवाना आज ही, है ना। क्या बोलोगे? 2 बार राज्यभिषेक किन किन राजाओं का हुआ है? तो ये साइड में कहीं लिख लेना अपने नोट्स में, काम की चीज है बड़े। औरंगजेब का हुआ है भैया, औरंगजेब का हुआ है। मैंने आपको बताया फिरोज शाह तुगलक का हुआ है। एक तीसरा मैंने आपको अभी बता दिया, बहलोल लोदी का हो गया। किसका? बहलोल लोदी का हो गया, ठीक है। बहलोल लोदी 2 2 बार राज्यभिषेक हुए हैं जिनके। ऐसे ही इब्राहिम लोदी इसके बाद में आएगा, वो भी 2 बार राज्यभिषेक कराएगा। इब्राहिम लोदी का 2 बार राज्यभिषेक हुआ है, इब्राहिम लोदी। ऐसे ही 5वां शासक है आपका फिरोज शाह तुगलक हो गया, औरंगजेब हो गया, बहलोल लोदी हो गया, इब्राहिम लोदी हो गया, और कौन था? अकबर का तो नहीं हुआ भाई। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, शिवाजी, शिवाजी का हुआ था। छठा शासक और है, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, शिवाजी। छठे शासक और हैं भाई, छठे शासक और हैं। हाँ, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी का भी कितनी 2 बार राज्यभिषेक हुआ था, है ना। ये बात याद रख लो, अभी भूल जाता मैं। शेर शाह सूरी, तो ये 6 शासक हैं जिनका 2 बार राज्यभिषेक हुआ है, इनको कहीं बंद रख लेना। तो 2 बार राज्यभिषेक हुआ था किसका? बहलोल लोदी का भी हुआ था। ओके भैया जी। अकबर नहीं बच्चे, अकबर नहीं, अपने बड़े, क्या बोलोगे, अपने बड़े बेटे बारबक शाह को वहां नियुक्त कर देता है। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। ये किसका? मुल्तान का क्या था? राज्यपाल था। किसने? खिज्र खा के समय पर था। कोई दिक्कत है? अब आते हैं इसकी नीतियों के बारे में थोड़ा समझना। ये किस तरह का शासक होगा आपका बहलोल लोदी? तो बहलोल लोदी कहते हैं कि इतिहासकारों में 2 मत है उसके लिए। एक तो कहा जाता है कि बहलोल लोदी बहुत ही, कहते हैं कि भाई इतना मजबूत शासक नहीं था कि वो अपने भूराजस्व व्यवस्था जैसी या राजस्व सिद्धांत को बहुत मजबूती से लागू कर पाता। तो उसने किस तरह से सिस्टम किया? आप कहेंगे जी मजबूत नहीं था तो फिर 38 साल कैसे रह गया है? 38 साल कैसे रुक गया? तो कहते हैं कि इसने दरी पर बैठना शुरू किया। जो अब तक सुल्तान वाला सिस्टम था ना, सुल्तान सबसे ऊंचा खुद को दिखाता था, खुद को सबसे ऊंचा दिखाता था, ठीक है। क्या बोलोगे एक बार? तो इसने वो सिस्टम खत्म कर दिया। इसने बोला कि अफगान मेरे भाई हैं। इसने भाईचारे की व्यवस्था को लागू किया और दरी पर बैठ करके इसने सभी लोगों को सम्मान देना शुरू कर दिया। तो वह कौन सा शासक, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो दरी पर बैठ करके शासन संचालन करता था? दरी पर बैठता था। कहां बैठता था? दरी पर बैठता था। कहते थे मजबूत शासक नहीं है, इस वजह से इसको दरी पर बैठना पड़ा, ताकि लोग इसका क्या करते रहे? सपोर्ट करते रहे और ये अपने शासन को बहुत अच्छे से चला सके। इस बात को आप लोगों को याद रखने हैं। कहते हैं कि इसके जो भोजन था, भोजन भी बाकी घरों से आता था। भोजन भी ये बाकी लोगों का, इसके सुल्तान थे उनके सरदारों के घर जाकर के भोजन करता था। घोड़ा, इसके पास अपना कोई व्यक्तिगत घोड़ा नहीं था, किसी भी सुल्तान के घोड़े पर बैठ करके चला जाता था। मतलब लोगों को प्यार दिखाना चाह रहा है, सुल्तानों से जुड़ना चाह रहा है। लेकिन इतिहासकार हैं जैसे आरपी त्रिपाठी जैसे इतिहासकार है, उन्होंने लिखा है कि इसका कारण था सिर्फ और सिर्फ इसका एक निरंकुश शासक ना होना। मतलब ये बहुत मजबूती से कंट्रोल उन लोगों को नहीं कर पाया, तो इसने सोचा भाईचारे से मैं कंट्रोल कर लेता हूं सब चीजों को, प्यार के साथ में। और ये चीज इसकी कामयाब हुई भी, और 38 वर्षों तक इससे सब लोग खुश रहे, अफगान सरदार भी और बाकी सब लोग इससे खुश रहे, तभी तो इतना लंबा शासनकाल ये तय कर पाया, ठीक है। इस बात को याद रख लेना। लेकिन फिर क्या होता है? मैंने बोला कब से कब तक था ये? 1451 से लेकर के 1489 तक, ठीक है। फिर इसके बाद में, इसकी मृत्यु के बाद में, अफगानों में ने जो गद्दी पर बैठाया, वो बैठाया किसको? सिकंदर लोदी को। इसकी मृत्यु के बाद में सिकंदर लोदी को गद्दी पर बिठाया। और सिकंदर लोदी कब से कब तक था? 1489 से लेकर के 1489 से लेकर के 1517। इसका भी 28 वर्षों का शासनकाल रहेगा। लेकिन ये राजस्व व्यवस्था को एकदम पलट देगा। एकदम पलटने का क्या अर्थ है? कि वो तो एक हल्का सा शासक, आप समझ गए होंगे अभी। कौन बता? बहलोल लोदी।
लेकिन ये इतनी मजबूती से शासन करेगा, कहेंगे कि इसका जो कोई फरमान होगा तो जनता उसे दूर से स्वीकार करेगी। बहुत दूर से जनता उसको स्वीकार कर लेती थी। इतना भय की स्थिति ये पैदा कर देगा। लोदी वंश का सबसे मजबूत शासक अगर मैं कहूं तो किसको बोलेंगे आप लोग? सिकंदर लोदी को बोलेंगे, सिकंदर लोदी को। बहुत बढ़िया सर जी, हुमायूं का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अब लाला नहीं हुआ था यार, 2 बार। उसको आप 2 बार राज्याभिषेक नहीं बोल सकते कि पहले उसको 1540 में बैठाया, 1555 में उसका सरहिंद में हुआ, नहीं बोलोगे 2 बार राज्याभिषेक। ओके। औरंगजेब का है, मुगल काल में सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब, याद रख लेना मेरी बात को, मुगल काल में सिर्फ और सिर्फ 2 बार। सर जी बारबक शाह कौन था? बस पगलू बता तो दिया, बारबक शाह ये बहलोल लोदी का बड़ा बेटा था। ये सिकंदर लोदी कौन है? ये बहलोल लोदी का छोटा बेटा है, बहलोल लोदी का छोटा बेटा है। यही है जिसने किसकी हत्या कर दी थी? बारबक शाह की हत्या कर दी थी। जौनपुर पर हमला करता है सीधे और बारबक शाह की हत्या कर देता है, अपने भाई की हत्या कर देता है। तो अब अफगानों के पास कौन बचा? वो बचता है सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी को वो गद्दी पर बिठा देते हैं। ओके, तो क्या बोलोगे? बहलोल लोदी का छोटा पुत्र था, एक छोटा बेटा है उसका, छोटा पुत्र बहलोल लोदी का, सिकंदर लोदी। निरंकुश शासक है। अब इसकी निरंकुशता की चीजों को देखेंगे हम, क्या क्या इसने निरंकुशता की है। चलो भाई आ जाओ। सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा क्रेडिट जो देना चाहोगे इसको, सबसे पहले इसका याद रख लेना, 1504 में आगरा बसाया। क्या बसाया? आगरा बसाया, पहली बात। दूसरा फैक्ट, 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। 1506 में आगरा को क्या बना लिया? आगरा को राजधानी बना लिया इसने। तो भैया एक बात समझो, अब इंपॉर्टेंट बात है कि जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत का मतलब ही क्या था? कि उसकी राजधानी दिल्ली थी। राजधानी क्या थी उसकी? दिल्ली थी। तो दिल्ली सल्तनत पे हमने एक चीज देखी कि 1506 से लेकर के फिर 1526 तक, यानी 1506 से लेकर के 1526, तो 1506 से लेकर के 1526 तक राजधानी कौन रही? आपकी आगरा रही। ओके, आगरा कब तक राजधानी रही? आगरा राजधानी रही 1526 तक, और 1526 में ही आपका भैया जो ये सल्तनत काल है ये खत्म भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है कि इसने आगरा बसाया क्यों? वाय, आगरा को इसने बसाया क्यों? आगरा को बसाने का भैया जी एकमात्र कारण था कि यह राजपुताना पर विजय चाहता था। राजपुताना क्षेत्र पर यह विजय चाहता था, और इसके समकालीन शासक थे राणा सांगा। राणा सांगा का नाम सुना है? राणा कुंभा के पुत्र राणा रायमल, रायमल के भी पुत्र कौन थे? राणा सांगा। एक हाथ कटा हुआ, शरीर पर बताए जाते हैं 80 बड़े घाव, जो किस्से खानवा का युद्ध भी लड़े बाबर से, वीरता के बड़े किस्से हैं, राजपुताना के बड़े किस्से हैं, जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने मतलब अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो ऐसे राजपूत शासक हुए राणा सांगा। बहुत जगह आप देखते होंगे प्रतिमाएं हैं, उनका दायां हाथ नहीं है, दायां हाथ में बताऊंगा वो खतौली के युद्ध में उनका कट गया था। ठीक है, तो भैया कहते हैं कि एक बड़ी मशहूर पंक्ति है एक, तो मशहूर पंक्ति है, किसकी मशहूर पंक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, जब मैं राजस्थान की भूमि पर जाता हूं तो मेरे पैर कांप जाते हैं, मेरे पैर इस बात के लिए कांप जाते हैं कहीं मेरे पैर के नीचे किसी वीर की समाधि तो नहीं है। तो ऐसा राजपूतों का इतिहास रहा है। इधर देखेंगे, आओ वापस से, क्या बोला मैंने? 1506 में आगरा को राजधानी बनाया, और ये आगरा कंट्रोल इसका क्यों लिया इसने? देखो आगरा को आप देखते हो तो आगरा से राजस्थान की सीमाएं बहुत नजदीक हैं, दूर नहीं है, बहुत नजदीक हैं। तो आगरा बनाने का इसका उद्देश्य यही था। ये इसका इंपॉर्टेंट काम है जिसको सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलो भाई, आगरा बसाया, और आगरा के साथ में यही लिख लेना, राजस्थान में बादलगढ़ का किला बनाया। राजस्थान में बादलगढ़ का किला, राजस्थान में बादलगढ़ का किला। तो बादलगढ़ का किला कहां बनाया था? राजस्थान। यह भी किसके लिए? राजपुताना को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, राणा सांगा मतलब इसके समय से होकर के आगे तक रहेंगे, आगे युद्ध लड़ेंगे, एक्टिव होंगे वो इब्राहिम लोदी के समय पर,
ठीक है, बोलो भैया। बहुत बढ़िया राहुल सिंह जी, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो, वह ऐसे प्रश्नों पर बहुत ध्यान रहता तुम्हारा। वह कौन सा सुल्तान था जो दरबार में नंगा जाता था? गूगल कर लो कौन सा नंगा जाता था। होली मनाने कौन सा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक जाता था। दाढ़ी कौन सा नहीं रखता था? बे, प्रश्न नहीं आते हैं परीक्षा में। दाढ़ी नहीं रखता था, ऐसे ऐसे पूछोगे प्रश्न जिनका कोई अर्थ नहीं है। अभी आएगा दाढ़ी रखने से लेकर के सब कुछ बताऊंगा आपको। भैया घबराओ मत, थोड़ा शांति रखो। आगे के प्रश्न क्यों पूछते हो? क्या बोला मैंने? बादलगढ़ का किला किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। 1504 आगरा, ये इंपॉर्टेंट बात है। 1506 में इसको राजधानी इसने बना लिया। ठीक है, ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे मजबूत गुप्तचर प्रणाली किसकी थी? सबसे मजबूत गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर बोलते हैं जासूस को, स्पाई, प्रणाली किसकी थी? आप कहोगे जी भैया जी ये तो अलाउद्दीन खिलजी की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर प्रणाली को विकसित तो किया था, लेकिन सबसे मजबूत नहीं थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे मजबूत जो गुप्तचर प्रणाली है वो किसकी है? सिकंदर लोदी की है। हुलिया व्यवस्था को, हुलिया व्यवस्था को लागू किया इसने। लेकिन आप जानते हो हुलिया तो सबसे पहले लिखने किसने शुरू करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो याद रख लेना, हुलिया व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के बाद में लागू कराने वाला शासक कौन है? वो है आपका कौन? सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर लोदी है, ये बात याद रख लेना। नेक्स्ट, कुछ नीतियां आई इसके, इसके ने क्या काम किया? हिंदुओं के जो यमुना गंगा स्नान पर इसने रोक लगा दी। गंगा, यमुना गंगा स्नान पर रोक। वहां मुंडन करवाते थे ना बालों का, ऐसे बाल कटवाते थे नदी के किनारे, तो वो मुंडन पर भी रोक लगा दी इसने। चलो भाई, मुहर्रम पर जो मुस्लिम समाज के लोग आपका वो ताजिया निकालते हैं, मुहर्रम पर ताजिया इसने बंद करवा दिया। क्या बोला? ताजिया खत्म करो। ताजिया, दुख प्रकट करते हैं वो लोग अपना, ताजिया बंद। ताजिया सर्च कर लेना, ताजिया क्या होता है देख लेना एक बार। तो दुख प्रकट करने का एक तरीका होता है। मुहर्रम पर ताजिया निकालना किस शासक ने बंद करवाया था? वो इसी ने बंद करवाया। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। सर जी आज पहली क्लास है, बहुत अच्छी बात है। ज्वालामुखी मंदिर को किसने तोड़ा था? ज्वालामुखी मंदिर तोड़ दिया था इसने। कहते हैं इस मंदिर को तोड़ करके इसने यहाँ की जो तस्वीर मतलब मूर्तियां थी, मूर्तियों को मांस मांस तोलने के लिए इसने दे दिया था। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था किसने? ये तोड़ा था आपका सिकंदर लोदी ने। पीर मजार पर महिलाएं नहीं जाएंगी। पीर मजार पर महिलाओं को जाने से रोक किसने लगाई? सिकंदर लोदी ने लगाई। चलो भाई आगे आ जाओ। और क्या इंपॉर्टेंट काम है इसके? भूमि पैमाइश के लिए, पैमाइश मतलब मापन के लिए, गज ए सिकंदरी लागू किया। तो गज ए सिकंदरी किसने लागू किया था? इसी ने लागू किया, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी जो किसने लागू किया? आपका सिकंदर लोदी ने। और ये तब तक चला भारत में गजे सिकंदरी। जैसे आज आप इंच में नापते हो ना, इंच में, फीट में बोलते हो। आप आज प्लॉट को कैसे बोलते हो? इतने मीटर का प्लॉट है, इतने गज का, बीघे बोलते हो, है ना। तो ये इसके टाइम पर माप होती थी गजे सिकंदरी। तो बोलते थे कितने गजे सिकंदरी जमीन है, तो इसने गजे सिकंदरी को लागू किया। और ये गजे सिकंदरी एक स्केल था जो कि 30 इंच का था। और ये गजे सिकंदरी ऐसा नहीं है कि इसके समय तक चला, ये अकबर के समय तक चला। अकबर ने जाकर के, जब अकबर आएगा ना, तो अकबर ने एक चलाया था गज ए इलाही। अकबर ने चलाया था गज ए इलाही। तो कई बार पूछा गया है कि गज ए इलाही और गज ए सिकंदरी ये कब लागू किया था अकबर ने? 1586 में। तो पूछा गया है कि गजे सिकंदरी और गजे इलाही का जो अनुपातिक अनुपात था वो कितना था? कौन सा स्केल बड़ा था, ये या ये? तो भैया गजे इलाही बड़ा था, याद रख लेना। और रेशियो था इनका 39:41।
बीपीएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गजे सिकंदरी और गजे इलाही का अनुपात कितना था? कितना था? 39:41 था। तो भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी चलाया इसने। ठीक है, ये बात याद रख लेना। अब बात आती है गुलरुखी शीर्षक से कौन लिखता था कविताएं? गुलरुखी शीर्षक से, गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था। बड़ा शौक था इसको कविता और संगीत का, कविताएं लिखता था। शीर्षक मतलब टाइटल, गुलरुखी नाम लिखता था अपना। जैसे बहादुर शाह जफर होगा, मुगल काल में बहादुर शाह जफर, जफर नाम से कविताएं लिखेगा तो उसको बहादुर शाह जफर कह देंगे हम लोग, है ना। तो गुलरुखी शीर्षक से कौन कविताएं लिखता था? ये लिखता था। तो कविताओं का और संगीत का बड़ा शौक था, इसीलिए इसके समय हम बोलते हैं एक लज्जत सिकंदरी या लज्जत सिकंदर शाही। याद लिख लेना। इसी के समय, इसी के समय लज्जत ए सिकंदर शाही को लिखा गया। लज्जत ए सिकंदरी लिख लो या सिकंदर शाही लिख लो, एक ही बात है। लज्जत ए सिकंदरी लिखा गया और लज्जत ए सिकंदरी लिखा गया, ये क्या है? ये फारसी का पहला संगीत ग्रंथ है। तो पूछा जा सकता है फारसी का पहला संगीत ग्रंथ कौन सा था? जैसे हमारा सामवेद है, हमारे यहाँ संगीत का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है हिंदू धर्म में? सामवेद में मिलता है। ऐसे ही फारसी, उर्दू में फारसी का पहला संगीत ग्रंथ है, म्यूजिक संगीत ग्रंथ, ये कौन सा है? लज्जत ए सिकंदरी। लज्जत ए सिकंदरी लिखा गया। किसके समय पर लिखा गया भैया? क्या बोलोगे? सिकंदर लोदी के समय पर लिखा गया। ठीक है भैया, कोई भी दिक्कत इस बात में? और क्या कर सकते हैं? और आएगा आपका लज्जत ए सिकंदरी। सर जी लाइव क्लास मैंने अभी ज्वाइन की है, जो पहले का छूटा हुआ है पहले उसको बच्चे क्रम से पढ़ो, लाइव क्लास में मत आओ, पहले से पढ़ना शुरू करो, सीरीज से। जैसे क्लासेस पढ़ी हुई हैं ऐसे पढ़ो, ऐसे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा बीच बीच में से पढ़ोगे। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हिस्ट्री बहुत अच्छी समझ में आ रही है। मजार पर लगवाई थी रोक सर, फिरोज शाह तुगलक ने भी, बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक ने भी लगवाई थी। याद करो मैंने क्या बोला था? वो सिकंदर लोदी का अग्रगामी है, ये मतलब इससे पहले उसने लगवा दी थी, इसीलिए तो कहा था मैंने वहां उसको अग्रगामी। बहुत बढ़िया। किसके समकालीन कबीरदास थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी के समकालीन थे। आ जाओ भाई लिखो, इसके समकालीन व्यक्ति कौन कौन थे? अभी यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था, जैसे समकालीन व्यक्ति कौन कौन थे इसके? क्या बोलोगे? एक तो कबीरदास हो गए, कबीरदास, गुरु नानक, गुरु नानक, ठीक है। महमूद बेगड़ा गुजरात, महमूद बेगड़ा गुजरात, गुजरात का शासक था। पढ़ेंगे गुजरात। देखो पंजाब के बारे में कुछ बच्चे पूछते हैं गुरुजी कोहिनूर हीरा कैसे ब्रिटेन की महारानी के पास पहुंच गया, तो राजा रणजीत सिंह के बारे में जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा बच्चे। ठीक है, धीरे धीरे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा मराठा साम्राज्य, फिर कर्नाटक के बारे में बताऊंगा, मैसूर के बारे में बताऊंगा, हैदराबाद के बारे में बताऊंगा। क्यों बताएंगे? क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा समय है, तो बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। कभी कभी जब परीक्षा की डेट पास में आ जाती है तब कब समय मिलता है, तो सिलेबस फिर उसी हिसाब से होता है ना। तो अभी हमारे पास अच्छा खासा समय है, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं, सारे इतिहास को पढ़ सकते हैं। इवन विश्व इतिहास की भी कुछ क्लास में आपको देने की कोशिश करूंगा, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप लोग समझ पाए, है ना। भारत के जो प्राचीन, अगर बात करूं प्राचीन देश या प्राचीन सभ्यता के बारे में भी कुछ क्लास देने की कोशिश करूंगा, भारत के आसपास की 2-2 4-4 क्लास तो कर ही सकते हैं, बड़ी चीजें आपको पता रहे ताकि। कबीरदास, गुरु नानक, महमूद बेगड़ा है। राणा सांगा, राणा सांगा जी का नाम था भैया संग्राम सिंह। कौन था? राणा सांगा थे संग्राम सिंह, संग्राम सिंह है, ठीक है। तो राजस्थान के शासक थे, सिसोदिया वंश के शासक हैं। कौन से वंश से संबंध रखते थे? सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे, सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे, ठीक है। ये इनके समकालीन व्यक्ति, इनसे क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले बात आएंगे, खुम्स में कभी कोई हिस्सा नहीं लिया, खुम्स में कोई हिस्सा नहीं,
खुम्स होता था भैया लूट का धन, मैंने बताया था आपको किस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने बोल दिया था कि 80% राज्य का होगा, और लिया तो वैसे जाता था 20%, 1/5, लेकिन इसने बोला लूट के धन में से वो सब सैनिकों का होगा, खुम्स में से कोई भाग नहीं लेगा, खुम्स में से कोई भाग नहीं होगा। दाढ़ी के बारे में पूछ रहे थे बच्चे, दाढ़ी कौन नहीं रखता था? दाढ़ी नहीं रखता था। एक बच्चा पूछ रहा था होली मेले में कौन नहीं जाता था? होली मेले में कौन गया था, किसने भाग लिया था? एमबीटी ने लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने भाग लिया था। ये ऐसे प्रश्न बच्चा, मैं ये कह रहा हूं, पूछे नहीं जाते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुम्स में से कोई भाग नहीं, खुम्स में से कोई भी भाग नहीं लेना, ये दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तय किया था? ठीक है, ये याद रख लेना। अब इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, ये तो हो गया हमारा खुम्स का, और ये भी सिकंदर लोदी मैंने बता दिया आपको। और क्या कर सकते हैं? हाँ, एक दाल मस्जिद आएगी, दाल मस्जिद। दाल मस्जिद, दाल मस्जिद को बोलते हैं हम लोग मोठ की मस्जिद। दिल्ली में है मोठ मस्जिद, मोठ एक दाल को कहते हैं भैया। तो दाल की खेती से जो आय हुई थी, दाल की खेती से जो इनकम हुई थी, उससे बनाई गई थी दाल मस्जिद, मोठ मस्जिद। तो ये मोठ मस्जिद कहाँ है? आपकी दिल्ली में स्थित है, और इसको बनवाया था सिकंदर लोदी के वजीर ने। कहाँ है? दिल्ली में। निर्माण किसने कराया था इसका? निर्माण कराया था सिकंदर लोदी के वजीर, लिख लेना, सिकंदर लोदी के वजीर मियां भोइया ने। बड़ा विश्वास पात्र व्यक्ति था सिकंदर लोदी का, और सिकंदर लोदी ने निष्पक्ष न्याय के लिए, कि किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए न्याय के लिए, उसके लिए नियुक्त किया था वजीर मियां भोइया को। भोइया क्या बोलोगे? निर्माण एसएल, यानी कि आपका सिकंदर लोदी के वजीर मियां भोइया ने कराया था। कहाँ कराया था? दिल्ली में कराया था। ठीक है भैया, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर बात आती है, इसको लास्ट में गले की बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? गले की बीमारी। और गले की बीमारी में इसकी हो जाती है मौत। गले की बीमारी से मौत हो गई। मकबरा इसका दिल्ली में बना देना, इसका पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट शासक हैं इनके मकबरे बहुत पूछे जाते हैं। मकबरा कहाँ है इसका? दिल्ली में, लोधी गार्डन। कहाँ है मकबरा इसका? दिल्ली में स्थित है। क्या बोलोगे? मकबरा इसका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलो अगली बात पर आ जाएं भैया। इसके बाद में कौन आता है आपका? फिर आया इब्राहिम लोदी। कौन आया? होली में अकबर भी जाता था सर। हाँ, अकबर बच्चा अभी आया नहीं है ना, इसीलिए अकबर के बारे में नहीं बता रहा मैं। ठीक है, खुम्स क्या है सर जी? गीतांजलि ओझा। बच्चा गुड़िया, मैं खुम्स पढ़ा चुका। खुम्स याद करो, जब मैंने बोला 4 सारे कर खत्म कर दिए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने 24 कर लगाए थे, वो सब खत्म कर दिए थे, वो भी खुम्स लेता था। हैं, फिरोज शाह तुगलक में मैंने बताया गुड़िया खुम्स लेता था। खुम्स 4 कर खुम्स होता था, लूट बराबर के राज्यों से जो कुछ लूटा जाता था धन। बताने के बाद भी पूछ रहे हो, हैं ऐसा कैसे पढ़ते हो रे लाला? बहुत बढ़िया। हाँ, कुतुब मीनार की मरम्मत में लिखवा चुका हूँ। 1506 में नहीं, 1505 में इसने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शासनकाल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है यार। शासनकाल का मतलब ही क्या होता है? देखो, एक बच्चे क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कब आया? दिल्ली गद्दी पर कौन है? वास्को डिगामा आया 1498 में। अभी अब वास्को डिगामा को ही नहीं जानते होंगे बहुत सारे बच्चन, कौन वास्को डिगामा है? तो आपको ये देखना होगा 1498 में शासक कौन है दिल्ली गद्दी पर। आप स्वयं इस चीज का निर्णय कर सकते हो, स्वयं विचार करो पार्थ। 1498 में दिल्ली गद्दी पर कौन है बताना। 1451 से 1489 तक मैंने आपको बताया बहलोल लोदी। 1489 से 1517 तक दिल्ली की गद्दी पर कौन है? आपका सिकंदर लोदी। तो जब वास्को डिगामा भारत आया तो दिल्ली की गद्दी कौन है? सिकंदर लोदी। पर अभी बहुत सारा बच्चा ये तो नहीं जानता जी वास्को डिगामा कौन है। वो पुर्तगाली आगमन जब पढ़ाऊंगा, वास्को डिगामा पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सारी चीजें। अब मान के चलो मैं ये बोल दूं जी अकबर के समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो बच्चों को ये पता होना चाहिए ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। तो हर चीज़ का इतिहास में एक क्रम होता है बताने का। कुछ पॉइंट मिस क्यों कर देता हूँ मैं? वो मिस कर देता हूँ क्योंकि आप उससे रिलेटिव चीज़ें नहीं जानते। जब वो कारण आएगा तो वो मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों था, इस वजह से, तो आप उस कारण को समझ पाए। अरे नहीं, ऐसा तो वन लाइनर नहीं लिखवा देता मैं आपको, ऐसा था, ये लिख लो, इसका ये लिख लो। मैं हर चीज़ का रीजन क्यों बताता हूँ आपको। मैं अफगान वंश आपको बता रहा हूँ कि अफगान वंश क्यों कहते हैं इसको, तो हम कारण जान रहे हैं, स्थितियाँ क्या थी, ये समझते चलो।
गले की बीमारी से जब इसकी मौत हो गई तो इसके बाद गद्दी पर बैठा दिया गया भैया इब्राहिम लोदी को। किसको? इब्राहिम लोदी को। और इब्राहिम लोदिया दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान हो गया ना, 1517 से 26। नोट करना, दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान कौन है? तो मुझे यह भी बता दो, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी? कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से। दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान है ये, क्या है? आखिरी सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान है, ये बात को याद रख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, और क्या बात है इसके बारे में? इसको सीधे सीधे रिलेट करना एक 1518-19 का, 1518 ही लिखो, 19 भी लिखने की जरूरत नहीं है। 1518 का खतौली का युद्ध, खतौली युद्ध जो किसने लड़ा था? इब्राहिम लोदी ने लड़ा था। खतौली युद्ध लड़ा लेकिन हार गया, लेकिन हार गया। किससे लड़ा था ये युद्ध इसने? ये लड़ा था राणा सांगा से, जो मैं भी बता रहा था आपको, राणा सांगा से। और इसी युद्ध में इनका दायां हाथ जो कट गया था राणा सांगा से। विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा की विजय हुई थी। ओके, देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक नहीं पूछा बच्चे, मैंने पहला पूछा है, तो पहला ऐबक को बोलोगे, ऐबक को बोलोगे। पहला कौन है? ऐबक। लेकिन मैं पूछता दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान, तब इल्तुतमिश आपको बोलना था। वास्तविक कहता तब इल्तुतमिश बोलना था। इल्तुतमिश जिसने बोला है वो अच्छा स्टूडेंट का नहीं गुण नहीं रखता, ये बोलूंगा मैं तो। ऐबक पहला शासक है, मैं वहां कितना जोर दिया था आपसे, तब भी आप इल्तुतमिश बताते हो। कंफ्यूज रहते हो आप लोग खुद ही, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं है, बात कुछ और चलती है, आपका ध्यान कमेंट सेक्शन में रहता है। कमेंट सेक्शन में ध्यान लगाते हो। चलो भैया, एकाग्र चित्त होना, ये कहते हैं कि जो एकाग्र चित्त है ना, जो एकाग्र चित्त है वो अपनी सफलता का मार्ग सबसे पहले तय करता है। सबसे पहले आपके आसपास परिवेश में क्या चल रहा है, जब आप उस पर से ध्यान भटका करके, हैं, मान के चलो, या तो उस पर ध्यान भटका सकते हैं आप, अपना उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, तो आप पीछे हो जाएंगे। एक बच्चा ऐसा है जिसका कोई मतलब नहीं है। अर्जुन ने जैसे बोला, अर्जुन ने क्या बोला कि भाई जब गुरु ने पूछा क्या दिखता है, क्या दिखता है, उसने क्या बोला जी मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आंख दिख रही है, आंख पर फोकस है मेरा, तो बाकी ना इधर ना उधर। सिर के बाल कैसे हैं, तुम्हारा ध्यान तो ऐसा, आज कटिंग कैसी है, गुरुजी बाल क्यों बढ़ा रखे हैं, गुरुजी बाल कब कटवाओगे, हैं, गुरुजी टी शर्ट बहुत अच्छी पहन रखी है, गुरुजी हैंडसम लग रहे हो, गुरुजी मलूक लग रहे हो, गुरुजी उदास से लग रहे हो, गुरुजी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। पगलुओ पढ़ लो, एकाग्र बनो, एकाग्र। आपका ध्यान सिर्फ इस बोर्ड पर होना चाहिए, सिर्फ इस बोर्ड पर, ठीक है। चलो, तो राणा सांगा की जीत हो जाती है। कौन जीता था? राणा सांगा इसमें जीते थे। और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तारीख याद रखना सिर्फ अभी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। डेट विद डेट याद रखना, 21 अप्रैल 1526 को। और यही युद्ध कारण बनेगा कि एक अफगानिस्तान फरगना से आया बाबर, जो इस उद्देश्य से आएगा कि मैं इनको मार लगा के वापस चला जाऊंगा और वापस कभी अफगानिस्तान नहीं जाएगा और यहां मुगल वंश की नींव रखेगी। वही मुगल जो 1857 की क्रांति तक, 1526 से 1857 तक भारत में 331 वर्षों तक शासन करेंगे, जिनका एक अपना बड़ा इतिहास है। और भारत में परिवर्तन के लिए अगर हम देखेंगे, भारत में जो परिवर्तन हुए, प्रमुख परिवर्तन हुए, उनमें क्या योगदान उन लोगों का रहा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ये किस किस के बीच हुआ? एक तो इसमें इब्राहिम लोदी है। कौन है? इब्राहिम लोदी है। और वर्सेज में कौन होगा? आपका बाबर होगा। कौन होगा? बाबर होगा। बाबर की क्या हो जाएगी? इसमें जीत हो जाएगी। लिख लेना, बाबर इस युद्ध को जीता था। कौन जीता था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी हुआ और मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश की स्थापना की। तो मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद में हुई थी? बोलो। मुगल वंश की स्थापना की। भाई अब तक तो हम गुलाम पढ़ रहे थे, 1206 से लेकर के और 1526 तक, 1526 तक 320 साल तो रह गए थे। कौन? दिल्ली सल्तनत।
जिस पर मैंने आपको 5 वंश पढ़ाए, GKTSL, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। 320 सालों का इतिहास हम पढ़ चुके। अब हम आगे बढ़ेंगे 331 सालों के इतिहास पर, मुगल वंश की तरफ। क्या होगा? मुगल वंश की तरफ बढ़ेंगे। कोई दिक्कत इस बात में? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर आएगा और इसको हरा देगा। तो बाबर में ही जानेंगे बाबर कौन है, क्या है बाबर, कैसे है बाबर। बोलो भैया। बहुत बढ़िया। कमेंट सेक्शन दिखाओ भी बच्चों के। मुजफ्फरनगर वाला खतौली है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। राजस्थान वाला खतौली है? अच्छा, ये खतौली समझ रहे हो, मेरठ के पास जो है? नहीं। बाबर के बारे में, बाबर में पूछना भाई, बाबर कहाँ से आया मैं बताऊंगा आपको। फरगना अफगानिस्तान से आया था। चलो सर जी, जौनपुर को सिराज हिंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत को पूर्व से जोड़ने का जो काम करता था, पूर्व से पश्चिम को जोड़ने का काम करता था जौनपुर मार्ग। इसीलिए जौनपुर की जब स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की तो उसको सिराज हिंद कहा गया। बहुत बढ़िया, आगे चलो। जैसे आपका नाम सोनू है, चलो चलो आगे चलेंगे। कमेंट मंदे चलाओ भैया, ऐसा दिखेगा नहीं। रोक रोक के कमेंट चलाओ, दिख ही नहीं रहा कुछ भी। दिल्ली सल्तनत का बहुत इंपॉर्टेंट बात की है बच्चे ने, ये मैं आपको पानीपत के प्रथम युद्ध में बताऊंगा। क्या नाम है बच्चे का? नाम दिखाओ भाई। तुम लोग मैनेजिंग नहीं कर पाते, मैं कह रहा हूं जब उसका कमेंट पढ़ रहा हूं तो दिखाओ मुझको उसे। देखो फिर भगा दिए। रजनीश, नवीन तुम करो। विवेक कुमार, यहीं रोकेंगे। विवेक कुमार जी कह रहे हैं दिल्ली सल्तनत का युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। वेरी गुड शेर, बहुत अच्छी बात है। ये पानीपत के प्रथम युद्ध में मैं बताऊंगा ना, तुगलमा नीति, उस्मानी विधि सब बताऊंगा। तो क्या हुआ, क्या हुआ था। कृष्णकांत दुबे जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। चलो डाउट भेजेंगे बच्चे, कोई डाउट हो तो। रोको रोको रोको। सर जी आपने यूपीएससी क्यों नहीं दिया? मैं यूपीएससी देने लायक हूं नहीं भैया, इसीलिए नहीं दिया मैंने। चलो इसको प्लीज क्लियर कर दो। ये क्या बोल रहे हैं बताना। टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस, पूरा नाम इसने डायनोसियस भेजा था, बट आपने लिखा है कि टॉलमी को फिलाडेल्फस ने भेजा। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता बच्चा कभी एरर हो गई हो मुझसे। टॉलमी सेकंड ने, टॉलमी सेकंड ने नहीं भेजा, फिलाडेल्फस ने भेजा उसको, टॉलमी को, है ना। मोनिका सांगवान, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप। बिल्कुल गलत लिख दिया पीडीएफ में वो। आयुष गुप्ता जी कह रहे सर जी मेरा ध्यान तो आप पर रहता, नहीं मानोगे। चलो। एक बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, शायद मैंने ऐसा बोल दिया हो। एक बच्चा बोल रहा है सर जी मैंने इल्तुतमिश उत्तर इस वजह से दिया है। इस बच्चे का बहुत, देखो कितना अच्छा उत्तर दिया उसने। उसने बोला मैंने इल्तुतमिश इस वजह से उत्तर दिया, सर जी आपने पूछा दिल्ली की गद्दी पर पहला सुल्तान, और ऐबक तो सुल्तान था ही नहीं। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है भाई। अगर सुल्तान लगा करके मैंने बोला था, तो मैं तो भूल गया मैंने क्या लगा करके बोला था। अगर सुल्तान लगा करके मैंने बोला था तो बिल्कुल ठीक बात है, फिर तो इल्तुतमिश ही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सुल्तान तो ऐबक था ही नहीं। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। चगताई तुर्क था, बिल्कुल बताएंगे भैया। सर जी क्लास में तो ऐसा चल रहा है कि डाउट क्या, डाउट के बाप बन जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलकर मेहनत करने का यही फायदा होता है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत हम लोग जितनी कर सकते हैं उतनी करें। बहुत बढ़िया बच्चे। छोटे छोटे क्वेश्चन आप प्लीज देखो, आप अच्छे स्टूडेंट हैं। अच्छे स्टूडेंट का क्या काम होता है? इंटरनेट चलाना जानते हो, छोटी छोटी चीजों को सर्च किया करो। अब मान के चलो टीचर का क्या काम है, टीचर ने आपको बता दिया कबीरदास इसके समकालीन है। अब आप पूछने लग जाओ जो निम्काचार्य किसके समकालीन है, आदिगुरु शंकराचार्य किसके समकालीन, रैदास, तुलसीदास, सबको पूछने लग जाओगे। तो अब ये आपका काम। आप सोचें विचारें कि क्या चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उनको आप लोग सर्च करें। रिसर्च करो ना, आप स्टूडेंट का काम ही क्या है। जिज्ञासु बनिए और अपनी चीजों को खोजिए। कमेंट सेक्शन में नहीं मिल पाने का उस चीज का उत्तर, किसी एक आध का मैं बता दूंगा, फिर कोई बच्चा पूछेगा जी वो किसके समकालीन था। तो आपको रूट दिखाने का काम है हम लोगों का, है ना। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीजें हम कर रहे हैं, जो जरूरी नहीं है उसको नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। सर भारतीय इतिहासकारों से ज्यादा विदेशी इतिहासकारों को प्रामाणिकता क्यों है? क्यों है इसका कारण है भैया, ऐसा रहा था कि जब बीच में आप देख रहे होंगे कि भाई 712 से अरब आक्रमण हुआ।
अरब आक्रमण के समय कुछ लेखक आए, तो बीच में मुस्लिम राज आ गया, तो एक लंबे समय तक जो भारत में परिवर्तन हो रहे थे, तो उसका कारण ये है कि भाई जब मुस्लिमों का आक्रमण यहाँ हुआ, मुस्लिम राज था, तो मुस्लिम लेखक भी थे, तो भारतीय इतिहासकारों को तो दरबारों में संशय ही नहीं था इतना कि वो कुछ लिख पाते। पहले लिखता कौन था? जो राजा के करीबी आदमी हो, वही तो राजा की योजनाओं के बारे में लिख पाएगा, उसे ही तो पता होगा। तो करीबी लोग कौन थे? मुस्लिम आक्रमणकारी थे, मुस्लिम राजा थे, तो करीबी लोग मुस्लिम लेखक थे। इसीलिए तो हम बोलते बरनी। बरनी कौन है? जियाउद्दीन बरनी। वो फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर रहा, जियाउद्दीन बरनी, तो उसी ने ज्यादा इतिहास लिखा। हिंदुओं को तो उन्होंने संश्रय ही नहीं दिया, हिंदू लेखकों को। आज आप देखोगे, आज के टाइम पे आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि मुस्लिम राइटर को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। तो उस समय का इतिहास उनके पास था, तो उसको प्राथमिकता मिली। पहले क्या था, जैसे भारतीय राजा थे पुराने समय में, उनके पास अपने लेखक नहीं थे। जो प्राचीन इतिहासकार आए, मान के चलो मेगस्थनीज आया, तो मेगस्थनीज उसको लिखने की कला थी, उस समय भारतीय लोग नहीं थे। भारतीय लोग उस समय विज्ञान और इन सब चीजों के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने इतिहास पर कभी लिखा ही नहीं। आर्यभट्ट जैसे लोग देखेंगे आप, कालिदास जैसे लोग देखेंगे, तो उन्होंने या तो वो साहित्य पर लिखा, या फिर उन्होंने किसके ऊपर लिखा? विज्ञान आदि के ऊपर, खोजों के ऊपर लिखा। बहुत एडवांस थे हम लोग, बहुत जबरदस्त। ऐसी छोटी मोटी चीज हमें पता भी नहीं था कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि भारत के बच्चों को परीक्षा देने के लिए मुस्लिमों का इतिहास एक दिन पढ़ना पड़ेगा, ऐसे आक्रमणकारियों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा जिन्होंने भारत की अस्मिता को लूटा है। तो ये तो दुर्भाग्य है ना हमारा, कि हमारा पाठ्यक्रम ऐसा है और हमको इसका पढ़ना पड़ता है, और हमारे पाठ्यक्रम में जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं है, जिन चीजों से प्रश्न आने चाहिए वो नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ये मजबूरी हम लोगों की है कि हमको वो चीजें पढ़नी पड़ती हैं जो हमारे पास सोर्स है। आगे बोलेंगे। अमीर खुसरो कौन था? भैया जी बता चुका मैं, अमीर खुसरो कौन था। अमीर खुसरो था खतौली पे। भैया ऐसा होता था, जो छोटा था, तो इसने खतौली पे आक्रमण किया था। आप कह रहे हैं कि जी ये जब हार गया इब्राहिम लोदी, तो फिर ये दिल्ली की गद्दी पर कैसे बना रहा 1526 तक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दरअसल में वो दिल्ली नहीं आया था, ये गया खतौली। खतौली उन्होंने पराजित कर दिया, ये वापस आ गया। ठीक है। आपने कभी देखा राजपुताना के लोगों ने, मैंने बोला ना, उन्होंने कभी संघर्ष ही नहीं किया दिल्ली की गद्दी के लिए। वो लोग एकजुट होकर के दिल्ली की गद्दी के लिए संघर्ष करते, तो इन मुस्लिम शासकों को भगा देते यहां से, दिल्ली से। उनको तो यह था कि भाई हमें अपनी चीजें सुरक्षित रखनी है, सिर्फ। उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि भाई हम यहां से यहां तक इसको कब्जे में कर ले, इसको भी जीत ले, उसको भी जीत ले। नहीं, इतने महत्वाकांक्षी शासक हुए ही नहीं। होंगे महत्वाकांक्षी शासक, आएंगे शिवाजी जैसे शासक, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो नौसेना तक पर अपना ध्यान देंगे, जो उनके कुछ किले ले लिए जाएंगे 23 किलो के बदले में, तो 300 किलो को जीतेंगे। ऐसे महत्वाकांक्षी शासक भी आएंगे। बहुत बढ़िया। जजिया के बारे में सर बता दो। जजिया के बारे में बच्चे देखो, जजिया सिंध क्षेत्र पर अगर कोई पूछे, सिंध के क्षेत्र पर तो लगाया कासिम ने। जो कश्मीर वाला क्षेत्र था, कश्मीर क्षेत्र पर ऐबक ने लगाया था। ठीक है, कश्मीर क्षेत्र पर किसने लगाया? ऐबक ने लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया पूछे तो आपका फिरोज शाह तुगलक आपको लिखना होगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर, मैंने बोला था इनके लिए पहले मना था, लेकिन फिर इसको लगा दिया गया। सर जी लोधी वंश की मृत्यु कैसे हुई? अबे यार, लोधी पूरे के पूरे वंश के पूछ रहा, लोधी वंश की मृत्यु। पर लोधी वंश कोई आदमी थोड़ी है, किसी का नाम बताओ यार। चलो, ये तो युद्ध में मारा गया। प्रत्याहार वंश मैं आपको पढ़ाऊंगा भैया बाद में। तालीकोटा का युद्ध आपको पढ़ाऊंगा जब मैं विजयनगर साम्राज्य बताऊंगा, मैंने आपको कहा है। प्लीज आप लोग ध्यान रखें। गुरुजी आप लड़के को क्या लिख रहा है ऊपर, कमेंट करना ऊपर। सर जी लड़का पूछता है तो आप उसको नालायक गधा बोलते हो, और गुड़िया को भेदभाव, और इमोजी भेज रहा हंसने वाली। अरे ये तो प्यार में कह देता हूँ यार मैं, ऐसा तो मैं बोलता नहीं। वैसे मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों से बहुत अच्छे से बात कर पाऊँ, ऐसा तो मैं बोलता भी नहीं यार। ऐसा ऐसा क्यों लगा रहे हो? पद्मावती जी के बारे में कुछ बताइए। बता चुका हूँ बच्चा, बता चुका हूँ। भारतीय अस्मिता की वो बोल सकते हैं नायिका रही हैं, जिन्होंने हमारी अस्मिता को बचाने के लिए जौहर कर लिया था, खुद को आग के हवाले कर दिया था। जिन्होंने राजपूतों की अस्मिता को, इसलिए इन्होंने बोला कि भाई जब अब आक्रमण होगा खिलजी का, तो उसमें बताया गया ना कि शीशे में देखा गया, ये देखा गया। पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने, भैया गलत लिखा है उसको। इसलिए मैं बताया ना आपको सुबह हिंदी क्लास में कि उसको काल्पनिक ग्रंथ इसी वजह से कहा गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कहानियां झूठी हैं। राजपूत जो अपनी गर्दन कटा सकते हैं सम्मान के लिए, क्या वो इस बात के लिए तैयार हो जाते कि रानी पद्मिनी का चेहरा हम एक खेल में और उसको अलाउद्दीन खिलजी को दिखाएंगे? कभी नहीं, संभावना ही नहीं है, नेवर पॉसिबल। चलो, बहुत बढ़िया।
बहुत ठीक बच्चे। हाँ बच्चे, शाम की क्लास नहीं होगी, शाम की क्लास नहीं होगी। कश्मीर काल भी सर पढ़ा देना, बिल्कुल पढ़ाएंगे बिल्कुल। कश्मीर में रानी दिद्दा आदि के बारे में आपको बताऊंगा, कारकोट वंश बताऊंगा, कश्मीर के वंश पढ़ाऊंगा मैं आपको। रंगीला बादशाह आएगा भैया, मुगल मुगल शासन में आएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, पढ़ेंगे सबके बारे में पढ़ोगे भैया। चलो, तो ठीक है, अपना ध्यान रख लेना। राज्याभिषेक का क्या मतलब होता है बच्चे? कोरोनेशन, कोरोनेशन। राज्य गद्दी पर बैठते समय उसका अभिषेक करना, कि आप विजयी भव रहे, जीत रहे, तिलक लगा देना। ठीक है, अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छे से पढ़ते रहे। और शाम 3 बजे का जीएस का प्रैक्टिस सेशन मैंने देखा, लेखपाल के बच्चे, कल पोल कराया मैंने, तो 80% बच्चा यूपी कांस्टेबल का और 20% लेखपाल का। लेखपाल वाले बच्चों, तुम्हें बहुत घाटा होने वाला है। आप उन बच्चों की तरह करोगे कि सर जी क्वेश्चन तो 138 ठीक है, यूपीएसआई में क्वेश्चन तो 140 ठीक है सर जी, लेकिन गुरुजी जीएस में 13, क्या नॉर्मलाइजेशन में 1 नंबर और पा पाऊंगा, 1 क्वेश्चन और पा पाऊंगा या नहीं, या आउट ही हो जाऊंगा मेरिट से? ठीक है, तो वहां तो खैर ऐसी बात थी कि आपका हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी था, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग कहीं अपना स्कोर जीएस में बहुत कम ना रख दें। क्योंकि लेखवाल वाला बच्चा खुद को एक एडवांस बच्चा समझता है, उसको लगता है कि मैं अपना प्री तो क्वालिफाई कर चुका हूं। अब वो मेंस को ऐसे ट्रीट कर रहा है कि जैसे उसने कोई यूपीएससी का प्री पास कर लिया हो और यूपीएससी मेंस के लिए पहुंच चुका है, तो उसका एक स्तर बहुत ऊंचा है कि मेरे उधर 70 आ गए। तो ऐसा नहीं होगा बच्चे, ऐसा नहीं होगा। नया सब्जेक्ट है, उसके लिए बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि जी वो उनको हटा दीजिए दिग्विजय सर को। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला है, दिग्विजय सर से अच्छा ये जो कंटेंट है आपको नहीं मिल पाएगा। एक 100 बातों की एक बात है, इसलिए नहीं कि भाई अंकित भाटी सर नहीं पढ़ाना चाह रहे। अंकित भाटी सर उसमें असहज होंगे ना खुद। पॉलिटी सब्जेक्ट किसका? दिग्विजय सर का, तो वो उसको बेहतर पढ़ा पाएंगे। तो वो इतना शानदार उस चीज को पढ़ा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और जब आप परीक्षा देंगे तो शायद तब आप इस बात को महसूस करेंगे। इसीलिए उनका समर्थन करिए। और कहते हैं कि ज्ञान उसी के पास पहुंचा, ज्ञान उसी के पास पहुंचा जिसने गुरु को उसी संभाव से देखा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप किसी भी अध्यापक पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। आपके भविष्य के साथ किसी भी अध्यापक का भविष्य टिका हुआ है। कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका भविष्य डैमेज हो जाए। इतना तो ज्ञान एक अध्यापक रखता होगा, उसको भी पता है कि अगर गलत चीजें आपके पास गई और परीक्षा में अगर प्रश्न नहीं आ पाए किसी भी तरह से, अगर आप उनको वो चीजें नहीं पढ़ा पाए जो उनके लिए उपयोगी है, तो फिर तो उनका भविष्य खत्म है ना अध्यापक का। इसीलिए जरूर याद रखें, है ना, आप हर अध्यापक को बहुत सम्मान दें, एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई करते रहें। बहुत अच्छे से, बहुत आगे जाना है बच्चे आपको। छोटा सफर नहीं है आप लोगों का, बहुत लंबा तय करना है।